देखिए इसमें SN1 में जो हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं, थर्ड रिएक्शन इसमें करने आ रहे हैं। ठीक है, ये बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर ये आपका रिएक्टेंट है, ये एक एल्किल हैलाइड है ना? यहाँ पे हैलोजन बैठा हुआ है, ठीक है? और इसका रिएक्शन कराया जा रहा है किसके साथ? एक्वस एसीटोन लिख दिया है केवल बेटा उसने। तो देखो ये काफी कंफ्यूजिंग भी होता है कई बार। एक्वस एसीटोन को बच्चे सोचते हैं एक्वस तो छोटा सा होता है, बच्चे इसको ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। वो सोचते हैं एसीटोन है, एसीटोन तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और वो SN2 से प्रोडक्ट बना देते हैं, है ना? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं ना, वो SN2 से बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक्वस एसीटोन है, मीन सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है? सॉल्वेंट वाटर ही है, ठीक है? और वाटर है तो वाटर हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करेगा बेटा SN1 को। तो यहाँ प्रोडक्ट SN1 के थ्रू ही बनेगा, और SN1 के थ्रू बनेगा तो मतलब 50% इन्वर्जन और 50% कॉन्फ़िगरेशन का क्या होगा? रिटेंशन। क्लोरीन निकलेगा, यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, और यहीं पे वाटर के मॉलिक्यूल क्या करने लगेंगे? अटैक करने लगेंगे। ठीक है, H+ निकल जाएगा तो OH आ जाएगा। तो इसमें देखिए प्रोडक्ट बनाना है तो आप ऐसे बना दीजिए कि एक तो बेटा यही पकड़ लीजिए आप, मतलब यही प्रोडक्ट ले लीजिए। ये बन गया, और इसमें Cl की जगह क्या लगा दीजिए? OH। ठीक है, और इसी का वो भी बनेगा, मिरर इमेज भी बनेगा। इसी में एक और बनाना होगा आपको कि इसी का मिरर इमेज भी आप फॉर्म कर दीजिए, है ना? इसी में क्या बना देंगे हम लोग? मिरर इमेज। क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट तो सपोज फ्रंट साइड अटैक से बन रहा है, तो एक प्रोडक्ट और बनेगा जो रियर साइड अटैक से बन रहा होगा। तो उसमें क्या होगा? इसी का मिरर इमेज बना देना है आपको। तो इसका OH इधर कर दीजिए, और इसी का बेटा मैंने क्या बना रहा हूँ? मिरर इमेज PH H। ठीक है, दोनों 50-50% बनेंगे, क्योंकि जो हमारा एल्किल हैलाइड था वो काइरल कार्बन कंटेनिंग था, इसके पास क्या था? काइरल कार्बन। इसलिए दोनों बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें एक R होगा, मान लो कि बेटा ये वाला कोई R वाला, वो देखना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं रैंडमली लिख रहा हूँ बिना चेक किए। तो ये वाला क्या होगा? 100% S कॉन्फ़िगरेशन वाला होगा, या पहले वाला S भी हो सकता है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका सेकेंड केस। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए। सर हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ पे OH को वेज या डैश बॉन्ड से नहीं कनेक्ट कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं, कर सकते हैं। यस। ठीक है, ये मैंने सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर आपको बताया है कि जिधर लिविंग ग्रुप बैठा है वहीं पे आपने बैठा दिया, एक तो रिटेंशन के साथ बन गया, और एक उसका मिरर इमेज बना दिया आपने। जैसे अब ये वाला देखिए, तो इसमें आपको क्वेश्चन उसने फिशर प्रोजेक्शन में पूछा हुआ है ना? और इसमें आप बताइए कि लीविंग ग्रुप कहाँ बैठा हुआ है, पहले वाले काइरल कार्बन से कनेक्टेड है कि दूसरे वाले काइरल कार्बन से? पर पहले पहले वाले, है ना? तो सबसे पहले तो यही देखना होता है कि लीविंग ग्रुप कहाँ बैठा है हमारा। तो ये हमारा हीरो बैठा हुआ है ब्रोमीन, ठीक है, क्योंकि SN1 देगा या SN2 देगा, वो यही देगा, है ना? यही निकलेगा। अब देखो भैया, क्योंकि एल्किल जो होते हैं ना, एल्किल जो होते हैं, हाइड्रोजन जो होते हैं, वो सब बैड लीविंग ग्रुप होते हैं, वो तो निकलने वाले नहीं, वो तो अपनी सीट छोड़ने वाले नहीं है, चिपके हुए हैं। अब देखो ये रिएक्शन करा रहे हो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, तो यहाँ पे आपको हिंट मिलनी चाहिए कि भैया सिल्वर आयन का सॉल्ट है ये, Ag+ आयन इससे निकलेंगे, है ना? और मॉइस्ट मतलब पानी के अंदर पड़ा हुआ है, और वाटर हमारा कैसा हो गया? वीक न्यूक्लियोफाइल। वीक न्यूक्लियोफाइल और पोलर प्रोटिक सॉल्ट, वाटर के अंदर दो दो खूबियां हैं, वाटर न्यूक्लियोफाइल भी वीक है और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी है। इसका मतलब इस यहीं से, और सिल्वर आयन की प्रेजेंस है बेटा, सिल्वर आयन का सॉल्ट लिया हुआ है। तो ये सारी बातें इनडायरेक्टली फेवर कर रही है किसको? SN1 को।
है ना। क्वेश्चन में बेटा आपको ऐसे ही डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। वो कहीं पे क्वेश्चन में ये बोलेगा नहीं कि राइट द प्रोडक्ट फॉलोड बाय SN1 और SN2, वो SN1 SN2 का नाम तक नहीं लेगा पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। तो वो आपको समझना होता है। तो SN1 में क्या होगा, तो अब तो समझ में आ गया कि भैया SN1 में 50% तो वाटर मॉलिक्यूल फ्रंट साइड से अटैक करेगा, लेकिन बेटा 50% वाटर मॉलिक्यूल रियर साइड अटैक करेगा। तो यहाँ पे बेटा न्यूक्लियोफाइल अगर फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो ऐसे बनेगा, और रियर साइड अटैक करेगा तो इधर से इन्वर्जन हो जाएगा। तो अगर हमें प्रोडक्ट बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार तो वाटर से आने वाला जो OH है, वाटर का H तो निकल ही जाएगा बाद में, रह तो जाएगा OH केवल। तो उसकी ओरिएंटेशन सेम दिखा दीजिए जिस डायरेक्शन में ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। और एक बार इसी इसमें क्या किए, OH की ओरिएंटेशन रिवर्स कर दिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा जो नीचे वाला काइरल कार्बन है ना, उसमें ना इन्वर्जन कर देना, मतलब पता लगे तुम पूरा ही मिरर इमेज बना दिए, तो पूरा मिरर इमेज नहीं बनेगा, बस उस काइरल कार्बन के अबाउट इन्वर्जन होता हुआ नजर आएगा, है ना। इसका OH इधर इधर, लेकिन इस काइरल कार्बन पे थोड़ी ना कोई SN1 हो रही है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन तो फिक्स रहेगा ना, दोनों केस में उसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स रहेगा, ठीक है। बोलो समझ में आ गया। अब यस। जैसे ये वाला भी बढ़िया एग्जांपल है बेटा, इसमें भी आपको वही सेम चीज है। देखो वाटर मॉलिक्यूल, वाटर आपके वीक न्यूक्लियोफाइल है और सिल्वर आयन, मतलब ये दोनों बातें फेवर कर रही हैं SN1 को। तो इससे समझ में आ गया SN1 होना तय है। तो SN1 में क्या होगा, पहले Cl हटेगा, है ना। और Cl हटते ही यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH। कार्बोकैटायन, है ना, इंटरमीडिएट। तो देखो भैया, अरे ये तो ऊपर वाले का था। हम्म, देखो, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, Cl को हटाएंगे और यहाँ पे पहले हम लोग बेटा कार्बोकैटायन बनाएंगे। लेकिन ये कार्बोकैटायन अपने पड़ोसियों से बड़ा दुखी रहता है। ये कार्बोकैटायन देखेगा मैं तो 1 डिग्री हूँ, ठीक है, लेकिन पड़ोसी इसके भारी भरकम मतलब समझ रहे हो कि यहाँ ये वाला कार्बोकार्बन जो है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बहुत स्टेबल हो जाएगा, वो बेंजाइलिक क्या ट्राई बेंजाइलिक टाइप का सीन दिख रहा है इस समय, है ना। तो ये बिल्कुल अनसेटिस्फाई है बिल्कुल। तो ये क्या करेगा, रीअरेंजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा। रीअरेंजमेंट में आप बस मुझे ये बता दो कि इसमें कौन सी रिंग माइग्रेट करेगी, ये वाली रिंग माइग्रेट करेगी, ये वाली फेनिल रिंग, ये वाली, तीन, इसमें तीन तीन पॉसिबिलिटी है ना बेटा। सर नीचे वाली। NO2 है। नीचे वाली क्यों, सर NO2 के पास नेगेटिव चार्ज है, इसको स्टेबलाइज करेंगे। NO2 के पास निगेटिव चार्ज है स्टेबलाइज करने के लिए। मतलब सर नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक। सर अच्छा, अगर NO2 हटाएंगे तो माइनस में इफेक्ट लगेगा, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा सेंटर पे। यस। इसमें देखो आपको मैं बताता हूँ, माइग्रेटी एप्टीट्यूड का एक ऑर्डर होता है हमारा प्यारा राजस्थान, ठीक है। मतलब सबसे पहले माइग्रेशन होता है हाइड्रोजन का, फिर फेनिल का, फिर एल्किल का। और जब इसमें तो बेटा तीनों फेनिल हैं, है ना, तो जब तीनों ही फेनिल हैं तो बताएं कैसे देखते हैं। जो सबसे मोर इलेक्ट्रॉन रिच फेनिल रिंग होगी, ये लिख लीजिएगा नोट करके, मोर इलेक्ट्रॉन रिच फेनिल रिंग, मोर इलेक्ट्रॉन रिच फेनिल रिंग माइग्रेट फर्स्ट। मतलब ये ध्यान रखना, माइग्रेटिव एप्टीट्यूड में जो जितना इलेक्ट्रॉन रिच होता है उसका माइग्रेशन उतना फास्ट रेट से होता है, ठीक है, या रैपिड होता है। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सी बेंजीन रिंग सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। जो ऊपर वाली। बेंजीन रिंग सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो वो वाली माइग्रेट करेंगे, है ना। तो ये अब बच्चे ने देखो बता दिया ऊपर वाला।
ये मेथिल का मेथॉक्सी का प्लस एम लग रहा है, तो ये रिंग हमारी इलेक्ट्रॉन रिच है। इसमें तो ना तो कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला बैठा है ना घटाने वाला। इसमें तो NO2 बैठा दिया भैया। NO2 तो -I और -M दोनों से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम कर देगा। ये नीचे वाली जो फेनिल रिंग है ना, तो ये तो इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब तीनों में इलेक्ट्रॉन रिच फेनिल रिंग ये वाली है ना। तो बेटा इसी इसी को करना है माइग्रेट। मोर इलेक्ट्रॉन रिच फेनिल रिंग ये है। तो बेटा ये वाली कर दो माइग्रेट इसमें। तो ये जू से ऐसे उछल के जाएगी इधर। ठीक है, तो अब इधर से, अब इसमें समझ में आप बना लोगे प्रोडक्ट क्या बन रहा है। चलो मैं बना ही देता हूँ, नहीं तुम लोग कहोगे सर मुझसे नहीं बन पा रहा है। तो इसमें बन जाएगा, कैसे बनेगा देखो भाई। ठीक है, तो ये वाली रिंग माइग्रेट कर गई, तो यहाँ पे क्या आ गया, कौन सा चार्ज आ गया, इस कार्बन पे, पड़ोस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये कार्बोकैटायन पहले से तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, ये मत सोचना कि सर यहाँ पे जो कार्बोकैटायन आया है इसमें NO2 का -M लग रहा होगा तो वो डिस्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जब माइग्रेशन हो रहा है ना, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के हिसाब से रीअरेंजमेंट कराया जाता है। ठीक है, ये आगे वाला कार्बोकैटायन नहीं देखना है कि यहाँ पे ये कार्बोकैटायन के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी अपने आप बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसमें फिर वाटर मॉलिक्यूल अटैक करते हैं। वाटर अटैक क्योंकि करेगा, सर एक H+ तो निकल उसमें एक जाएगा। कार्बन मिसिंग है सर। यस सर, कार्बन से। कार्बन, ओके, ये CH2 ये वाला। H2 में लगेगा ना। हाँ हाँ, वो तो फिर उसी से जुड़ गया तो फायदा ही क्या। वो तो पड़ोस वाले कार्बन में जाएगा रीअरेंज करके। ठीक है, ये बन रहा है, और फिर वो वाटर अटैक कर देगा तो OH आ जाएगा वहां पे। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। आ रहा है समझ में सभी को ऐसे करना है। तो फेनिल रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की किस पे ज्यादा शिफ्टिंग के लिए सर एल्किल में कैसे देखेंगे किसको शिफ्ट करना होगा, मतलब मोर देन 2 एल्किल होंगे। एल्किल में तो बेटा कार्बन का नंबर देख लिया जाता है। जैसे जैसे मेथिल है और एथिल है, तो मेथिल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा मेथिल का, है ना। सर मेथिल और सर सबसे एथिल में ज्यादा मेथिल क्या ज्यादा हाइड्राइड होगा। हम्म, सर मेथिल और एथिल में सर एथिल का ज्यादा होगा। मेथिल एथिल मेथिल मेथिल का ज्यादा होता है, एथिल का नहीं। जो जो सर जो लेस बल्कि है उसको माइग्रेट कराइए पहले। सर हाँ हाँ बताओ। सर ऊपर ये भी तो हो सकता था कि सर NO2 लीव कर जाता और वहां पे आके सर कार्बोकैटायन बनता। नहीं बेटा, वो तो बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। वो क्यों लीव करेगा भाई। यहाँ पे तो पार्शियल डबल कैरेक्टर आ रहा होगा ना उसके रेजोनेंस की वजह से, तो वो तो लीव करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यस क्योंकि सर सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन टेंडेंसी रखता है वो हाइड्राइड फिर एल्काइल फिर फिनाइल है ना। यहाँ पे देखो, ये कार्बोकैटायन के केस सर में जो, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब देखो होता क्या है ना, हाँ इसमें थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो ऑर्डर बताए गए हैं, मतलब दो तरह के ऑर्डर होते हैं। एक होता है हाइड्रोजन, एल्किल और फेनिल। कुछ कुछ मैकेनिज्म में ये वाला ऑर्डर फॉलो होता है। जब हाइड्राइड के बाद एल्काइल शिफ्ट सेकेंड नंबर में आता है, बाद में फेनिल शिफ्ट। लेकिन कुछ ऐसी मैकेनिज्म जिसमें फेनिल शिफ्ट डोमिनेट करता है एल्किल शिफ्ट पे।
तो ये जो SN1 वाली मैग्नीज है ना, इसमें फेनिल शिफ्ट डोमिनेट करेगा, क्योंकि फेनिल रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी एल्काइल से। तो सर ये थोड़ा सा रिएक्शन टू रिएक्शन डिफर भी करती है वहाँ, ठीक है। सर क्या ये कहा जा सकता है कि सर रिंग माइग्रेशन जो है सर वो ग्रुप के बल्कनेस पे डिपेंड करता है, कितना बल्की है ग्रुप, जितना कम बल्की होगा उतना अच्छा से माइग्रेट। और उसके बाद सर दूसरा फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक। एल्काइल ग्रुप में तो ये बोल सकते हैं, एल्काइल ग्रुप में तो लेस बल्की जो होता है वो पहले माइग्रेट करता है, यस। ठीक है। एक ये बड़ा क्वेश्चन बहुत प्यारा पूछा है इन लोगों ने एडवांस के पेपर में, 2005 में देखो आया है। क्या क्वेश्चन है, समझिए इस बात को। इसमें देखो कह रहा है कोई कंपाउंड एक्स है, ये उसने कंपाउंड दिया है, और इज रिएक्टेड विद एक्वस एसीटोन। देखो उसने पूरी कोशिश की बच्चों को कंफ्यूज करने की, उसने कह रहा है कि एक्वस एसीटोन से रिएक्शन करा रहा है, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि एक्वस एसीटोन पोलर प्रोटिक होता है ना। इसका मतलब ये SN1 ही फॉलो करेगा। और उसने ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट बनवाए हैं, ऐसा नहीं, उसने ऑप्शन में दिए हुए 3 प्रोडक्ट बना के भी दिए हैं उसने, और आपसे वो फाइनली पूछ रहा है कि इसमें पॉसिबल प्रोडक्ट कौन कौन से। ठीक है, तो पहले तो देखो कि लीविंग ग्रुप कहाँ बैठा हुआ है पूरे कंपाउंड, तो फिर काफी भयानक सा स्ट्रक्चर है। तो लीविंग ग्रुप ये बीच में छुपा हुआ है, ठीक है। और SN1 काइनेटिक्स हो रही है, तो पहले ये Cl निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है ना। निकलेगा ही भाई, लीविंग ग्रुप है तो इसका निकलना तो तय है। और यहाँ पे बनेगा कार्बोकटायन। समझिए बेटा, तो इसको बड़ा कर देता हूँ डायग्राम, है सारा खेल इसी डायग्राम में। अब ये कार्बोकटायन इस समय नॉर्मली देखो तो 2 डिग्री है, और पड़ोस वाले दोनों कार्बन 3 डिग्री है कि नहीं। और 3 डिग्री के साथ साथ वो बेंजाइलिक भी है, मतलब अच्छी बात ये है कि 3 डिग्री तो है ही है, और साथ ही साथ वो बेंजाइलिक भी है कि नहीं है। यस। यस सर। अब इसमें हमें देखना है कि ये कार्बोकटायन किधर जाना चाहेगा। सर राइट ये साइड। कार्बोकटायन रीअरेंज करके राइट साइड जाना चाहेगा कि ये लेफ्ट साइड जाना चाहेगा, ये देखना है आपको। तो सर एक बार, NO2 पे। हाँ, इस पे देखते हैं कि अगर वो लेफ्ट जाएगा तो माइग्रेशन किसका किसका हो सकता है। तो हाइड्रोजन, मेथिल और ये फेनिल का डेरिवेटिव। तो अभी मैंने बताया हमारा प्यारा राजस्थान, तो इसमें सबसे पहले माइग्रेटरी एटीट्यूड किसका है, हाइड्रोजन का है। तो अगर हाइड्रोजन बैठा हुआ है पड़ोस वाले कार्बन पे तो वही माइग्रेट करेगा, है ना। और अगर यहाँ से हाइड्रोजन उठ के आया मान लो यहाँ पे, ठीक है, तो ये कार्बोकटायन बहुत बढ़िया वाला स्टेबल होने वाला है, आप समझ पा रहे हो, है ना। क्योंकि वो ये जो देख रहे हो ना मेथॉक्सी, इसके प्लस एम से भी स्टेबलाइज हो रहा होगा, है ना। बाकी वो मेथिल के थोड़ा आई वाई से भी स्टेबलाइज हो रहा होगा, हो रहा होगा। अब अगर मान लो इधर आके इधर देख लो एक बार, ठीक है, और ये कार्बोकटायन इधर अगर शिफ्ट हो यहाँ पे मतलब कि रीअरेंज करना चाहेगा, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, चलिए। है ना। तो यहाँ पे फेनिल के माइग्रेशन के चांस है, ठीक है। और मान लो फेनिल माइग्रेट, हाँ, फेनिल अगर माइग्रेट किया तो ये कार्बोटायन अगर यहाँ पे आया तो फेनिल तो यहाँ पे आ जाएगी रिंग, ठीक है। बोलो भाई, बोलो, यस। है ना। तो वो वैसे भी बहुत स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि वो मेथिल के प्लस आई से हो रहा होगा। या फिर इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन भी है, जैसा कि इन लोगों ने प्रोडक्ट बनाया है, देखो जेई वाले और एडवांस वाले, कॉन्ट्रडिक्शन जब भी होता है ना, तो वहां पे वो लोग प्रोडक्ट बना देते हैं। जैसे उन्होंने क्या है कि उन्होंने प्रोडक्ट बना दिए, और उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाए हैं उसमें उन्होंने इस वाली फेनिल को माइग्रेट ना करा के शायद मेथिल को माइग्रेट कराया है ना। उन्होंने इस क्वेश्चन में ये वाला माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मेरे ख्याल से फॉलो किया है।
तो ऐसे केस में जो वो फॉलो कर रहे हैं उसी को हम लोग एज्यूम, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर दे देंगे, है ना। तो देखो इन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट बनाया, जरा ध्यान से देखो। एक केस में तो इन्होंने यहीं पे अटैक करा दिया इसी कार्बोटाइन में, तो देखो यहीं पे आके ओएच बैठ गए। पहले वाले में के वाले प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट कैसे बना होगा कि कार्बोकेटाइन को बिना रीअरेंज कराए अटैक करा दिया। तो क्या फेवरेबल है यहाँ पे बिना रीअरेंजमेंट कराए प्रोडक्ट बनाना, ठीक रहेगा क्या? नो सर। है ना। तो ये वाला तो देना सही है, क्योंकि ये अगर प्रोडक्ट बन भी रहा होगा तो वेरी वेरी माइनर प्रोडक्ट होगा, इसकी यील्ड ही बहुत कम होगी। तो इसको तो इग्नोर करके चलिए बेटा, ये तो अननेसेसरी उन्होंने दिया है, कंफ्यूज किया है। सर हाँ बोलो बेटा। तो ये जो ऑर्डर है ये फिक्स नहीं रहता है हाइड्रोजन फिनाइल और एल्काइल वाला? ये थोड़ा सा देखो ये वैसे SN1 में मैं आपको बताता हूँ, अगर सिंगल चॉइस क्वेश्चन हो, ठीक है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन हो, मेंस का पेपर हो, तो आप बस यही फॉलो करा, हमारा प्यारा राजस्थान, ठीक है। ये वाला ऑर्डर ही आप फॉलो करिए, ठीक है ना। लेकिन अब वही है ना कि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अगर 4 बुकें उठा लो ऑर्गेनिक की, और चारों में आप देखना शुरू कर दो, तो कोई एक में ये वाला ऑर्डर भी मिल जाएगा लिखा हुआ, है ना। वो ऑर्डर बताएं इसलिए ऐसा लिख देते हैं, देखो होता क्या है कि अगर कोई एक भी एबनॉर्मल रिएक्शन मिल गई किसी राइटर को कि यार ये एबनॉर्मल रिएक्शन है, या कोई ये कोई मान लो अभी रिसेंट रिसर्च पेपर कोई मिल गया और उसमें कुछ नया कुछ मिल गया मसाला, तो वो क्या करते हैं कि उस नए मसाले को ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं, और वो चीज हम लोग पूरा पढ़ते नहीं, हम लोग को लगता है कि यार ये चीज मेन चीज है। लेकिन ये वाला ऑर्डर जो है ये कुछ एक्सेप्शनल रिएक्शन में ही देखने को मिलता है, मेन ऑर्डर यही होता है। एनसीईआरटी मतलब इसी को फॉलो करेगा, कहने का मतलब ये है ना। एक बच्चा पूछ रहा है एनसीईआरटी किसको फॉलो करेगा, तो एनसीईआरटी इसी को फॉलो करेगा। लेकिन अब जैसे ये एडवांस का पेपर है, तो इसमें उसने जो भी क्वेश्चन बनाया है उसकी भावनाओं को समझते हुए हमें आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो सर ये सर इसमें आप लोग अब बताओ देख के कि एल और एम में कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहिए, कौन सा। के तो नहीं बनेगा, तो आप समझ रहे होगे, एल। एल सर एल। एल वाला है ना। तो अगर इसमें यहाँ पे कार्बोटाइन आएगा तो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा प्लस इनफे से, तो यहाँ पे OH फाइनली आ रहा है, ठीक है। और अगर आपने सपोज इधर वाला मेथिल वेथिल शिफ्ट करा दिया, इधर वाले में जैसे मेथिल शिफ्ट करा दिया और यहाँ कार्बोटाइन बना दिया, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टेबलाइज ही हो रहा होगा NO2 के माइनस इम्पैक्ट से, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी और सर। और इसमें देखो एक मन में आपके आ सकता है कि सर चलो ठीक है, ये तो सबसे ज्यादा ईल्ड से ये बनेगा, ठीक है। तो सेकंड नंबर में अगर कोई पूछे तो ईल्ड किसकी होगी? अगर पैरेलल में कुछ परसेंट बन रहा होगा तो फिर ये बन रहा होगा। लेकिन क्या उन्होंने एल और एम को एक साथ लिखा है किसी ऑप्शन में? नो सर। है ना। तो देखो एडवांस वाले जानते हो ना, रिसर्च के बाद पेपर बनाते हैं, वो चाहते नहीं कि पेपर में बच्चा थोड़ा भी कंफ्यूज हो, मतलब कि कॉन्ट्रडिक्शन को नहीं लाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने एल लिखा है तो एल के साथ जानबूझ के ऑप्शन आया है, जो कि बच्चा टिक नहीं मारना चाहेगा। और फिर एम के साथ के को दे रहा है, तो ये दोनों ही माइनर प्रोडक्ट है, इसको भी बच्चा टिक मारना नहीं चाहेगा। तो बेटर है कि आप इसमें जो सबसे मेजर प्रोडक्ट है उसी को कंसीडर करें, जैसा ऑप्शन उसने लिख दिया है एल ओनली, ठीक है। बात समझ में आ रही? एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर सर। हाँ सर जो पुराना वाला क्वेश्चन था एक बार वो दिखा दीजिएगा। उसमें सर OCH3 को अगर हमने माइग्रेट कर दिया तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी ना कार्बोकेटाइन की। सर अगर
CH3 जुड़ा रहे तो फिर उसकी कार्बन की स्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन अगर उसको माइग्रेट करा देंगे तो फिर कम हो जाएगी ना स्टेबिलिटी। हाँ, ये बात तो मैं माइग्रेट करा बिल्कुल इस बात से सहमत है। लेकिन SN1 रिएक्शन में दो चीजें हैं। पहले माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को देखा जाता है, बाद में अगर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अगर सेम हो रहा हो, दो सेम टाइप के माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हो रहे हो, तो वहां पे फिर स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की देख ली जाती है, अगर ऐसा पॉसिबिलिटी बन रही है ना। अब यहाँ पे क्या, जैसे फेनल रिंग प्रेजेंट है, और तो आपको जो सबसे मोर रिच फेनल रिंग है उसको माइग्रेट कराइए, क्योंकि उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा है। ओके सर। सर यहाँ पे के माइनर प्रोडक्ट कैसे परचेज हुआ? हाँ बेटा, के में तो उसने क्या किया है, रीअरेंजमेंट ही नहीं कराया है। उसने वो जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है ना बेटा, उसी पे सीधे वाटर का अटैक करा दिया है। तो जबकि इधर वाले कार्बन नो डाउट 3 डिग्री वाले जो है वो उससे ज्यादा ही स्टेबल है, तो वो रीअरेंज तो करेगा ही, बिना रीअरेंज कराए बनाएगा प्रोडक्ट, तो वो बहुत ही अनस्टेबल प्रोडक्ट होगा, या उसका यील्ड ही बहुत कम होगा। यस। सर एम में जो है सर जो कार्बोकैटायन है उस पे ज्यादा माइनस आई लगेगा ना, NO2 के सर ज्यादा पास आ जाएगा वो डिस्टेंस, तो ज्यादा कैसे स्टेबल? एम वाला मैंने ज्यादा स्टेबल नहीं बताया बेटा, ये मैंने मतलब कहा था। के से ज्यादा? के से ज्यादा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो कार्बोकैटायन है, ये डिग्री वाइज तो ज्यादा हायर डिग्री का है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे इसकी डिग्री तो बढ़ी गई है। टर्सरी 3 डिग्री कार्बोकैटायन 2 डिग्री से तो रिलेटिवली मोर स्टेबल होते ही हैं। सर और आपने जो सर एक्सेप्शनल वो ऑर्डर बताया सर HRPH वाला, सर वो यही देख के बताया था ना कि सर फिनाइल रिंग में जो है सर -M-I वाला ग्रुप है, तो सर वो ज्यादा डिस्टेबलाइज कर देगा, इसलिए सर उस केस में हम लोग एल्काइल को प्रायोरिटी देंगे फिनाइल को। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा, क्वेश्चन तो उन्होंने वैसे भी कॉन्ट्रडिक्शन वाला उठाया है, लेकिन ऑप्शन ऐसे डाले हैं कि उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लाए हैं वो पिक्चर में। ठीक है, चलो अच्छा। अब इसमें कुछ क्वेश्चन जैसे ये वाले भी कर डालूं, कौन से बिल्डिंग क्वेश्चन ये जो है। अब ये ज्यादातर इधर वाले मेंस वाले क्वेश्चन होंगे। इसमें कह रहा है SN1 रिएक्शन इज फिजिबल इन, SN1 रिएक्शन किस में फिजिबल होगी। ठीक है, तो इसमें देखो, इसने न्यूक्लियोफाइल तो सब में सेम ही ले रखा है, KOH KOH KOH, तो न्यूक्लियोफाइल के नेचर पे तो डिपेंड करेगा नहीं, यहाँ पे एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करेगा, है ना। अब ये वाला एल्किल हैलाइड कितने डिग्री का है, 3 डिग्री। अगर यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा तो 3 डिग्री बनेगा। यहाँ पे कार्बोकैटायन आपने बनाया तो बेटा कौन सा बनेगा, विनाइलिक कार्बोकैटायन, या है ना। ये वाला तो बहुत क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर में ये वाला बेटा आपका नॉर्मली 2 डिग्री बनेगा, है ना। और लास्ट वाला कैसा बनेगा, ये वाला 1 डिग्री बनेगा। ठीक। तो अब याद करो, रेट ऑफ SN1 जो होता है वो कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। तो देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन किसमें बन रहा है, है ना। हाँ बिल्कुल सही, तो इन चारों में सबसे स्टेबल 1 में बन रहा है, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे फास्ट रेट से यही आंसर बन जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चन को देखते चले जाइए, नोट मत करिए, क्योंकि आपकी सीट में है ही है ऑलरेडी। ये तो मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को थोड़ा कराए दे रहा हूँ, है ना। अब जैसे ये वाला है, इसमें कंसीडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड, इसमें आपको 3 ब्रोमाइड दे दिए उसने, और करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है किसका,
SN1 का? आप ही लोग बताओ, चलो ये वाला आप ही लोग करो। ऑप्शन बी। फर्स्ट PCL बी फर्स्ट वाला है, यस ठीक है, करेक्ट। सभी बच्चों का आ रहा है फर्स्ट वाला? यस है ना? तो इसमें आपको बस सीधे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ही देखनी है ना? जिस कार्बन से ब्रोमीन कनेक्टेड है उसको आप हटाते जाइए, है ना? और जिस कार्बन से ब्रोमीन कनेक्टेड है वहीं पर कार्बोकैटायन बनाते जाइए, और उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ पे ये वाला आपको 1 डिग्री दिख रहा है, ये वाला एलाइलिक है, +2 डिग्री है, तो ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और ये वाला ओनली 2 डिग्री है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें हो गया बॉम्बे वाला, बी, और फिर सी, फिर ए। तो जो स्टेबिलिटी, कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, वही हमारा SN1 के रेट का ऑर्डर होगा। ठीक है, जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही SN1 के रेट का ऑर्डर होगा। ये तो भैया ग्राफ ही पूछ दिया उसने, SN1 का जो एनर्जी प्रोफाइल कर्व है, बताओ भाई कौन सा सही है? थर्ड। सर 3। थर्ड। थर्ड नंबर है ना? हाँ, SN1 का पहला स्टेप स्लो होता है, तो पहली पहाड़ी ऊंची बनेगी, दूसरी वाली थोड़ी कम हाइट की बनेगी, 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है। तो भैया ये सही हो गया आपका थर्ड वाला, ये 2019 में देखो पूछा गया है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, हाँ ये वाला भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है। मेथेनॉल आपका न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो SN1 को फेवर करते हैं, और ये सॉल्वेंट भी है, अपने आप में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी है, तो दोनों बातें फेवर कर रही हैं SN1 को। थर्ड थर्ड वाला ना? यस हम्म। इसमें पहले बेटा ब्रोमीन निकलेगा, है ना? कार्बोटाइन बनेगा, लेकिन कार्बोकैटायन बेटा ये रीअरेंज हो जाएगा पड़ोस वाले कार्बन पे, क्योंकि इसमें 2 मेथिल 1 हाइड्रोजन है, तो हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन जाके मूव कर जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव CH2CH3। ठीक है, अब इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या है? एल्कोहल ही है, तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर की तरफ से अटैक कर देगा, और बाद में इसका Hb निकल जाएगा, तो ये मेथॉक्सी ग्रुप आके कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेथॉक्सी इसी में आ रहा है, थर्ड वाला हो गया भैया। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को? ये भी देखो कार्डालो 2019 में भी आया हुआ है। इंक्रीजिंग रेट ऑफ SN1 रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इनमें SN1 का आपको रेट का ऑर्डर पूछा जा रहा है। बताइए बेटा क्या होना चाहिए? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन थर्ड वाला। थर्ड, सी, थर्ड थर्ड ऑप्शन वाला। थर्ड में सबसे ज्यादा डी हो जाएगा, फिर इसके बाद सी हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा। या फोर्थ किसी को नहीं लग रहा है? यस सर, थर्ड फोर्थ में थोड़ा सा डिफरेंस है बस। ध्यान से देखो भाई। यस सर, फोर्थ होगा। फोर्थ होगा बेटा इसमें, बड़ा उन लोग ने कंफ्यूज, मतलब ए और बी में थोड़ा सा जल्दीबाजी में जो आंसर देगा गड़बड़ हो सकता है उसमें।
देखो ये तो आपने सही पकड़ लिया कि यहाँ कार्बोटाइन बनेगा, और ये मेथॉक्सी के इसकी पैरा पे लगा हुआ है ना मेथॉक्सी, तो इसका प्लस एम इफेक्ट यहाँ तक पहुंचेगा बेटा। तो ये इसको स्टेबलाइज कर रहा होगा, बहुत अच्छे से स्टेबलाइज कर रहा होगा प्लस एम इफेक्ट से, है ना। तो फोर्थ वाला समझ में आ रहा है, स्टेबल है। इसमें मेथिल का हाइपर कॉन्जुगेशन जो है, उसके वजह से यहाँ पे कार्बोकेटायन थोड़ा मोड़ा स्टेबलाइज हो रहा होगा, थोड़ा सा आई इफेक्ट भी हल्का फुल्का होगा। यहाँ पे तो भैया वो केवल बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, जो कि सभी में कॉमन है, तो उसको तो वैसे भी देखना सही नहीं, जो चीज कॉमन है। यहाँ पे अगर आई निकलेगा समझो, देखो तो कार्बोटाइन आया, और माइनस ये, हाँ ये मेथॉक्सी इस कार्बोटाइन के स्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे है, और मेटा पोजीशन पे एम इफेक्ट नहीं लगता है। एम इफेक्ट नेवर ऑपरेट एट मेटा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है। एम इफेक्ट मेटा पोजीशन पे नहीं लगता है, तो बेटा इसका प्लस एम लग ही नहीं पा रहा होगा। हाँ माइनस आई जरूर लग रहा होगा, और माइनस आई से ये उल्टा क्या कर रहा होगा, डिस्टेबलाइज, है ना। यहाँ पे भी इसका माइनस एम माइनस आई लग रहा होगा, लेकिन प्लस एम डोमिनेंट होता है ना माइनस आई पे, इसलिए ये डी वाला स्टेबलाइज कर रहा है, और ये बी वाला डी स्टेबलाइज कर रहा है। तो इस वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल डी, फिर सी, फिर ए। ए में कोई बेटा डी स्टेबलाइज तो नहीं कर रहा कम से कम, और फिर बी। ठीक है, बोलो भाई, क्लियर हो रहा है सभी को। यस तो ये आपका हो गया SN1 के क्वेश्चन थे, मैंने कुछ कलेक्ट किए थे जो अभी हाल फिलहाल में पूछे गए हैं। अब इसके बाद देखो आते हैं, नेक्स्ट मैकेनिज्म है एलाइलिक SN1। ठीक है, SN1 से थोड़ा सा डिफर करती है मैकेनिज्म, जिसे हम लोग बोलते हैं एलाइलिक SN1, या SN1 डैश भी इसको बोला, SN1 प्राइम भी इसको बोल देते हैं, SN1 प्राइम या एलाइलिक SN1। तो ये क्या है भैया, SN1 तो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, ये कौन सी बला है। तो देखो SN1 प्राइम जो होती है एलाइलिक SN1, इसके नाम में एलाइलिक आ रहा है, तो इस ऐसे समझ सकते हैं कि ये एलाइलिक एल्किल हैलाइड की मैकेनिज्म होती है ना। तो गिवन बाय एलाइलिक एल्किल हैलाइड, यहाँ पे क्या लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए ये जो SN1 प्राइम रिएक्शन है गिवन बाय एलाइलिक एल्किल हैलाइड। तो एलाइलिक एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो एग्जैक्टली SN1 रिएक्शन के थ्रू नहीं बनाते हैं प्रोडक्ट, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है, और उसी को थ्योरी में SN1 प्राइम या एलाइलिक SN1 मैकेनिज्म बोला जाता है। ये कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं एलाइलिक एल्किल हैलाइड के, देखो जैसे ये पहला एग्जांपल है। इस एलाइलिक पोजीशन तो सभी लोग जानते हो ना, डबल बॉन्ड के जस्ट डायरेक्टली बॉन्डेड वाली जो ये कार्बन होता है, दिस इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन। डबल बॉन्ड के पड़ोस वाला कार्बन जो होता है वो क्या होता है, एलाइलिक कार्बन। और अगर उस एलाइलिक कार्बन से कोई हैलोजन, हैलोजन मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन आके जुड़ जाए, तो ऐसे एल्किल हैलाइड को हम लोग एलाइलिक एल्किल हैलाइड बोल देते हैं। तो जैसे ये वाला एग्जांपल एक एलाइलिक एल्किल हैलाइड है, इसमें भी देखो डबल बॉन्ड के पड़ोस वाला ये वाला कार्बन भी एलाइलिक है, ये वाला भी है, तो यहाँ पे आके ब्रोमीन आके बैठ गया है, तो ये भी एलाइलिक हो गया। इसमें रिंग में भी है, साइक्लिक कंपाउंड में भी देखने को मिल सकता है कि रिंग के इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन एलाइलिक है, और यहाँ पे हेलोजन आयोडीन आके बैठ गए। तो बेटा ये तीनों एग्जाम्पल एक तरह से किसके हैं, ये सब बेटा एलाइलिक एल्किल हैलाइड। और ये जो SN1 प्राइम जो रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना, ये एलाइलिक एल्किल हैलाइड की कैरेक्टरिस्टिक मैकेनिज्म होती है। मतलब एलाइलिक एल्किल हैलाइड जो होता है सब्स्टिट्यूशन जो देते हैं वो SN1 प्राइम मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग देते हैं। ठीक है, फिर इसमें डिफरेंस क्या होता है, मेन मुद्दे की बात करते हैं कि भाई इसमें डिफरेंस क्या होता है एलाइलिक प्राइम एलाइलिक SN1 में, ऐसा क्या होता है कि वो क्यों SN1 से डिफर करती है। तो इसकी जब मैकेनिज्म देखी जाती है, तो पहले स्टेप में तो सेम वैसा ही होता है जैसे SN1 में होता था,
पहले स्टेप में आयनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो हेलोजन है वो लीविंग ग्रुप है वो आयनाइज होगा, ठीक है, मतलब स्टेप फर्स्ट तो सिमिलरी है, आयनाइजेशन स्टेप बोल सकते हो उसको, ठीक है। ये ब्रोमीन निकलेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन, ये बन गया कार्बोकैटायन आपका, CH3 CH डबल बॉन्ड CH ठीक है। अब इसमें डिफरेंस या नई चीज क्या है कि ये जो कार्बोकैटायन बन रहा है एलाइलिक, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अगर आप गौर से देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बन रहा होगा, है ना, बोलो भाई। तो इसका जो सेकंड रेजोनेट ये बनते ही बेटा अपने दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, इस वाले कार्बन पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड पहुंच गया, तो इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे होंगे और ये बड़ी जल्दी जल्दी एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट भी हो रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, पहला दूसरे में दूसरा पहले में, बड़ी जल्दी जल्दी ये क्या हो रहे होंगे, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब स्टेप 2 क्या होगा इसमें, देखो स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इन कार्बोकैटायन पे, है ना, मतलब ये जो कार्बोकैटायन बन रहे हैं ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा था। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो यहाँ पे बेटा दो पॉसिबिलिटी बन रही है, अगर आप ध्यान से समझे इस बात को, कि इसमें दो कार्बोकैटायन बन रहे हैं, एक कार्बोकैटायन जो ओरिजिनल बना था, ठीक है, वो वाला, और एक वो कार्बोकैटायन जो रेजोनेंस, जो उसका सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो वाला, ठीक है। तो ये दोनों ही मीडियम में बन रहे होंगे और एक दूसरे में जल्दी जल्दी कन्वर्ट कर रहे होंगे। अब न्यूक्लियोफाइल भैया गाना गाते हुए चले आ रहे हैं, है ना, है ना, कौन सा गाना गा रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल तो गाना गाते हुए चले आ रहे हैं। अब इनके सामने अगर ये वाला आके टकरा गया तो भैया इनको तो अटैक करना है, तो ये अटैक करेंगे, और इस पे अटैक अगर मारेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई, ये तो कोलिजन, कार्बोकैटायन तो कोलिजन करेंगे ना, जहां जहां कार्बोकैटायन होगा वहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहे होंगे, तो वहीं पे आके कोलिजन करेंगे जाके, तो अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो बेटा ऐसा एल्कोहल बनने लगेगा, ठीक है। लेकिन अब वो गाना गाते हुए आ रहा है अपने बिल्कुल मस्ती वाले अंदाज में, उसको क्या मतलब भाई कहाँ कार्बोकैटायन बनता है, जहां पे उसको कार्बोकैटायन दिख गया, मान लो उसका दूसरा वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसके सामने आ गया, तो भैया इससे आके टकराएगा, इसके साथ कोलिजन कर जाएगा, तो बहुत से वाटर मॉलिक्यूल इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे आके अपना सर पटकेंगे, है ना, बोलो भाई, बहुत से वाटर मॉलिक्यूल आके यहाँ पे कोलिजन करेंगे, तो बेटा ये वाला अल्कोहल भी तो बनेगा, बनाने चले थे एक अल्कोहल, बनने लगे दो दो अल्कोहल, बोलो भाई। अब मुद्दे की बात ये है कि इसमें मेजर कौन सा है, किसकी ईल्ड ज्यादा होगी, मेन बात अब यहाँ पे आ रही है कि इसमें ईल्ड किसकी ज्यादा है, है ना, तो हाँ, तो ज्यादातर कोई भी जिसको नहीं पता होगा वो यही कहेगा कि सेकंड वाला, क्योंकि वो अभी SN1 पढ़ के आया है, SN1 में यही बोला जा रहा था कि जहाँ कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा उससे बनने वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, बिल्कुल सही है। SN1 काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, तो काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होते हैं उनसे बनने वाले प्रोडक्ट ही मेजर होते हैं, ठीक है। लेकिन SN1 प्राइम में यहीं पर डिफरेंस आता है, SN1 प्राइम बेटा थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन, देखो पूरी मैकेनिज्म आप पढ़ डालोगे पूरी ऑर्गेनिक, उसमें मैकेनिज्म को थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे मतलब दो तरह से डिफाइन होती है, कुछ कुछ मैकेनिज्म में
काइनेटिक्स डोमिनेंट होती है थर्मोडायनेमिक्स पे, तो उसे काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन बोलते हैं। और कुछ मैकेनिज्म में थर्मोडायनेमिक्स डोमिनेंट हो जाती है काइनेटिक्स पे, तो उसको बोलते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल रिएक्शन। तो ये जो SN1 प्राइम है ना बेटा, ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल रिएक्शन होती है। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल रिएक्शन में क्या होता है, इसमें इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी नहीं देखी जाती है। मेजर माइनर बनाते समय इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी नहीं देखी जाती, इसमें फाइनल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखी जाती है। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा उसका बनना ज्यादा फिजिबल होगा। मेरी बात समझ में आई? जो प्रोडक्ट ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा। अब आप कहोगे सर हम कैसे जाने प्रोडक्ट कौन ज्यादा स्टेबल है? तो लोअर आप देखो इसमें प्रोडक्ट में एल्कीन बन रहा है, एल्कीन बन रहा है। आप एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक कर रहे हो यहाँ पे कि एल्कीन कौन सी ज्यादा स्टेबल है, और एल्कीन की स्टेबिलिटी किस इफेक्ट से गवर्न होती है? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन से। अब देखो किसके हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहे होंगे, इस एल्कीन के हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहे होंगे कि इसके फर्स्ट वाले के। इसलिए बेटा इसमें मेजर प्रोडक्ट जो होगा ये पहले वाला होगा, और ये जो प्रोडक्ट है इसके नीचे लिख लेना ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट, ठीक है। बोलो भाई, ये आ रही बात समझ में? लेकिन अगर इन दोनों में कोई पूछे कि बताओ बेटा कि काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा ज्यादा है, तो काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट वो ज्यादा होगा जिस जो स्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू प्राप्त हो रहा होगा। तो स्टेबल इंटरमीडिएट तो भैया ये वाला है कार्बोकेटाइन, और इससे ये बन रहा है, तो ये वाला प्रोडक्ट काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट है। बट यहाँ पे वो माइनर प्रोडक्ट होगा, कम यील्ड के साथ बनेगा, ठीक है। काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट है वो। तो ये बात मतलब डिफरेंस आपको समझ में आया यहाँ पे? SN1 और SN1 प्राइम में डिफरेंस क्या है? SN1 जो होती है वो प्योरली काइनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म होती है। उसमें केवल हम लोग उसमें जो जो मेजर प्रोडक्ट बनते हैं वो हमेशा स्टेबल कार्बोकेटायन के थ्रू बनते हैं। लेकिन SN1 प्राइम हमारा थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है। इसमें प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी डिपेंड कर जाती है ओवरऑल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे। वो प्रोडक्ट यहाँ पे एल्कीन है, इसलिए हम लोगों ने एल्कीन की स्टेबिलिटी देख के डिसाइड किया कि ये पहला वाला मेजर होगा। सर बोलो बात। काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट में किसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं? काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट में स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ये लिख लो अपनी कॉपी में, एक लाइन सभी लोग लिख लो इन काइनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन in kinetically controlled mechanism, major product obtained through stable intermediate species, through stable intermediate species, जो कि SN1 में कार्बोकेटायन है ना। और थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट में क्या होता है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म में क्या होता है, उसमें लिख लिए मेजर प्रोडक्ट डिसाइडेड थ्रू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये शायद नीचे लिखा होगा, हाँ ये नीचे लिखा हुआ है देखो, ठीक है। सर हम्म सर इस रिएक्शन में तो सर दो तरह मतलब दो फैक्टर सर अफेक्ट कर रहे होंगे इसे सर, एक तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और दूसरा जो एल्कीन की। तो सर इसमें एल्कीन को क्यों प्रायोरिटी दी? क्योंकि ये फैक्टर एलाइलिक SN1 में डोमिनेट करता है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि इसमें ये वाले प्रोडक्ट मेजर बनने लगते हैं, तो उससे ये डिसाइड किया जाता है कि इसमें थर्मोडायनेमिक जो थर्मोडायनेमिक्स है या थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में बन रहे हैं,
ज्यादा ईल्ड के साथ बन रहे हैं, तो ये वाली मैग्नीज को फिर हम लोग थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड मैग्नीज बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। देखो जो याद रखने वाली बस दो ही बातें हैं इसमें एलाइलिक SN1 मैग्नीज। की पॉइंट ऑफ एलाइलिक SN1 और SN1 प्राइम मैग्नीज। तो पहला पॉइंट ये है कि SN1 इज ए काइनेटिकली कंट्रोल्ड मैग्नीज। SN1 जो हम लोग पढ़ के आए हैं वो प्योरली काइनेटिकली कंट्रोल्ड मैग्नीज होती है, लेकिन जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं SN1 प्राइम या एलाइलिक SN1, ये हमारी थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड मैग्नीज होती है। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड मैग्नीज होती है। और सेकेंड पॉइंट देखो लिखा हुआ है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल मैकेनिज्म के लिए जो मेजर प्रोडक्ट होते हैं डिसाइडेड फ्रॉम स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, है ना। इसमें जो मेजर प्रोडक्ट डिसाइड किए जाते हैं वो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे डिसाइड किए जाते हैं। और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा था, एल्कीन बन रहा था एक तरह से, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, है ना, कि जिसमें एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी वो मेजर होगा। ठीक है, अब जैसे ये एक बहुत प्यारा एग्जांपल है, अगर आपको ये पूछा जाए कि बताओ, ये एक रिएक्शन दिया जाए और आपसे पूछा जाए राइट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या बनेंगे, तो जिसको पता है मैकेनिज्म वही बता पाएगा, नहीं तो वो गड़बड़ कर देगा, है ना। आप लोग तो अब बता ले जाओगे। तो यहाँ पे ये क्या होगा, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि CH3SS जो है वो आपका क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है, और अगर आप गौर से देखो तो ये आपको एलाइलिक एल्किल हैलाइड दिखना चाहिए। डबल बॉन्ड के पड़ोस वाले कार्बन पे क्या बैठा दिया मैंने, हेलोजन। ठीक है, तो ये आपका कैसा है, एलाइलिक है कि नहीं, एलाइलिक आयोडाइड है। ठीक है, और एलाइलिक एल्किल हैलाइड और SN1 की कंडीशन जब दिखने लगे तो समझ जाना वो एग्जैक्ट SN1 नहीं होती है, वो SN1 प्राइम होती है। तो इसमें मैकेनिक्स के थ्रू अगर जाओगे तो पहले स्टेप में तो बेटा आई निकलेगा यहाँ से, है ना। पहले स्टेप में तो आई लीव आउट कर जाएगा, मतलब कि आयनाइज हो जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा बेटा, इंटरमीडिएट बन जाएगा। इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बो कटायन बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा, यस। ठीक है, ये बन गया आपका कार्बो कटायन। सॉरी, ये डबल बॉन्ड तो इधर था ना, रिंग के बाहर है भाई। अच्छा, अब ये कार्बोटाइन जो है वो पड़ोस वाले डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में स्टेबलाइज हो जाएगा, और रेजोनेंस में स्टेबलाइज हो गया तो वो डबल बॉन्ड रिंग के अंदर आ गया। देखो, जो पहले डबल बॉन्ड बाहर बैठा था अब उसको अंदर आने का मौका मिल गया रिंग के। और डबल बॉन्ड जब रिंग के पूरे तरह से अंदर आ जाता है तो उसको एक्सो एल्कीन बोलते हैं बेटा, है ना। तो दो कार्बोटाइन बन रहे। अब अगले स्टेप में क्या होने वाला है, अगले स्टेप में बेटा इस पे अटैक करने वाला है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हमारा कौन है, मेथिल थायो एल्कोहल। ये किसकी तरफ से अटैक करेगा, जिसके पास लोन पेयर है उसकी तरफ से अटैक करेगा, मतलब सल्फर की तरफ से अटैक करेगा। ठीक है, सल्फर की तरफ से अटैक करेगा एक बार इसमें, और 50% पॉसिबिलिटी है ना, यहाँ पे दोनों तरफ अटैक होगा, ऐसा नहीं होगा कुछ मॉलिक्यूल इधर अटैक करेंगे उधर। तो यहाँ पे बताओ भाई क्या बनना चाहिए, पहले वाले पे अटैक किया तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे आ गया S और मेथिल। अच्छा, वो H निकल जाएगा, ठीक है, वो एसिडिक हाइड्रोजन हमेशा निकल जाता है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 प्लस, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा CH2 S, S मेथिल, है ना।
अब फिर वही है कि मेजर बताना है, दो तो बन रहे हैं यहाँ पे, मेजर कौन सा है? सेकंड। बस ये सर से सेकेंड वाला है बेटा। इसमें अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन से देखोगे तो भी यही ज्यादा स्टेबल दिखेगा। इधर दो अल्फा, इधर दो अल्फा, इधर भी दो अल्फा, 6 अल्फा हाइड्रोजन है ना। और इसके रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे एक है एच है, यहाँ तो इसमें 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है। और एक बात और है कि चलो हाइपर कॉन्जुगेशन तो आप देख के बता ही ले जा रहे हो, यहाँ पे एक्सो और एंडो का भी कॉन्सेप्ट है। ये एल्कीन कैसी है, रिंग से बाहर है, ये डबल बॉन्ड रिंग से बाहर है। ऐसे ऐसे एल्कीन को एक्सो एल्कीन बोलते हैं, है ना। जिसका एक पाँव डबल बॉन्ड वाले, एक पाँव रिंग पे होता है, एक पाँव साइड से। और ये वाला डबल बॉन्ड कैसा है, एक्सो। और एक्सो एल्कीन थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होती है एंडो एल्कीन से। ठीक है, तो वो तुम हाइपर कॉन्जुगेशन से भी देख सकते हो, ऐसे भी सकते हो, वो भी वही आ रहा है। तो बेटा इसमें मेजर प्रोडक्ट ये वाला होगा जिसमें एल्कीन ज्यादा स्टेबल बन रही है। डायरेक्शन थोड़ा ऊपर कर दिए। ठीक है, आ रही बात समझ में सभी को? तो SN1 प्राइम में बस यही चीज ध्यान रखना है कि आपको इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी नहीं देखना। अगर कोई बच्चा गलती से इंटरमीडिएट देखेगा तो उस वो बोलेगा ये वाला कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है, और फिर वो ये वाला एल्कीन को मेजर प्रोडक्ट बोल देगा, तो वहीं पे सत्यानाश हो जाएगा, मतलब आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि एलाइलिक SN1 अगर हो रही है तो वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल रिएक्शन होती है, उसमें प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी या एल्कीन की स्टेबिलिटी देखनी है आपको, ना कि कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी। ठीक है, यस। चलें आगे बढ़े। ठीक है, एक्सो एल्कीन जो होते हैं वो एंडो एल्कीन से ज्यादा स्टेबल होती है। और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी वही आ रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी तो आप लोग देखना जानते ही हो। फिर इसमें आते हैं कि SN1 अल्कोहल में कैसे होती है। ये जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे बेटा वो एल्किल हैलाइड में पढ़ रहे थे कि एल्किल हैलाइड में SN1 कैसे होती है। ठीक है, अब इसमें टॉपिक है नेक्स्ट SN1 इन अल्कोहल, मतलब अल्कोहल कंटेनिंग कंपाउंड, मतलब अल्कोहल में SN1 कब कब होगी। ठीक है, तो अल्कोहल जो होते हैं, अल्कोहल अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला आप लोग सभी लोग जानते होंगे, ROH। अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप कौन होता है, OH होता है। ठीक है, तो अल्कोहल SN1 कब देते हैं, तो इसमें आपको पहले एक कंडीशन बता देता हूँ। अल्कोहल अगर टर्शरी है, 3 डिग्री अल्कोहल है, तो बहुत आसानी से, बहुत इजीली या बहुत फास्ट रेट से SN1 देगा वो। ठीक है, अगर 2 डिग्री है तो SN1 दे देगा, ठीक है, मॉडरेट रेट से देगा, है ना। लेकिन अगर वो 1 डिग्री है तो 1 डिग्री वाला जो होता है अल्कोहल, है ना, अगर वो नॉर्मल 1 डिग्री है तो वो SN1 से प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। हाँ, एक स्पेशल केस जरूर होता है कि बीटा ब्रांच 1 डिग्री अल्कोहल SN1 दे देते हैं, मतलब अगर 1 डिग्री है लेकिन उसके बीटा पोजीशन पे कोई ब्रांचिंग वांचिंग है तो फिर वो दे देगा, वो है ना, तो फिर वो SN1 से प्रोडक्ट बना देगा, तो फिर वो SN1 से प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, तो ये 3 केस आपको पता होने चाहिए। टर्सरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, 1 डिग्री में कंडीशन है, 1 डिग्री में सारे नहीं देते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल में केवल बीटा ब्रांच अल्कोहल ही देते हैं SN1। तो बीटा ब्रांच 1 डिग्री अल्कोहल कैन गिव अ प्रोडक्ट बाय SN1 मैग्नीज। और इसमें रिएक्शन किसके साथ हो रही होगी, तो रिएक्शन HX के साथ, मतलब रिएजेंट होगा इसमें HX, जिसमें X हमारा क्या होगा, हैलोजन, वो भी फ्लोरीन को छोड़कर। ठीक है, इसका मतलब ये बात भी आप समझ सकते हो कि अगर केवल 1 डिग्री दिया जाए अल्कोहल तो वो क्या SN1 से प्रोडक्ट बनाएगा,
तो ओनली प्राइमरी अल्कोहल, नो ठीक है, नेवर गिव प्रोडक्ट विद SN, वो फिर SN2 से बनाएगा, फिर वो SN1 से नहीं बनाएगा, फिर वो SN2 से बनाएगा। अगर ओनली 1 डिग्री है, बीटा पे ब्रांचिंग नहीं है, तो फिर वो केवल किससे बनाएगा, SN1 से बनाएगा, SN2 से बनाएगा, ठीक है। अब अगर देखो इन तीनों में ऑर्डर की जरा बात कर लेते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर की। जैसे मान लो एक बार एक अल्कोहल की रिएक्शन HCl से करा रहे हैं, है ना, एक अल्कोहल की रिएक्शन HBr से, मतलब सेम वही अल्कोहल है, एक फिर उसी की HI से करा रहे हैं, तो इन तीनों में क्या रिलेटिव ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा फास्ट रेट से कौन रिएक्ट करेगा? HI है ना, तो ये ध्यान रखना बेटा, इन तीनों में सबसे ज्यादा फास्ट रेट से जो SN1 देता है वो HI देगा, ठीक है, अल्कोहल के साथ रेट ऑफ SN1 विथ सेम अल्कोहल। ये बात तभी वैलिड है जब अल्कोहल क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो सेम अल्कोहल के साथ अगर बारी बारी से इन तीनों से रिएक्शन हो रही है, HCl, HBr, HI, तो फिर सबसे ज्यादा रेट क्या होगा, HI के साथ होगा। लेकिन अगर है अगर ये आपके हेलो HX मॉलिक्यूल सेम है तीनों में, और केवल डिग्री बदल रही है अल्कोहल की, तो फिर ऑर्डर ये होता है, सबसे फास्ट रेट से कौन सा अल्कोहल देता है SN1, 3 डिग्री अल्कोहल, है ना, ये अल्कोहल की डिग्री की यहाँ बात हो रही है। बोलो बोलो भाई, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो SN1 अल्कोहल भी SN1 रिएक्शन से प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन उसमें रीजेंट क्या होता है, उसमें HX होता है। और अल्कोहल कौन कौन से हो सकते हैं, टर्सरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। 1 डिग्री वाले में बीटा ब्रांचिंग है तब तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल 1 डिग्री अल्कोहल तो नहीं देंगे SN1 से, ठीक है। अब इसमें रिएजेंट की बात करते हैं कि कौन कौन से रिएजेंट ऐसे हैं जो SN1 के थ्रू प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। इसमें रिएजेंट थोड़ा समझ लीजिए। रिएजेंट में देखिए 3 रिएजेंट जो है वो बहुत फेमस है। जैसे HCl के साथ जब भी कराते हैं ना अल्कोहल की रिएक्शन, तो केवल HCl के साथ ना करा के उसके साथ एक कैटलिस्ट ले लिया जाता है, एनहाइड्रस Cl2। तो इसका एक नाम भी होता है, बहुत पॉपुलर कैटलिस्ट है, किसी को पता है इसका नाम? ल्यूकास रीजेंट, ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रीजन बोलते हैं, ठीक है। कंसंट्रेट HCl in presence of anhydrous ZnCl2, दिस इज कॉल्ड ल्यूकास रीजन। तो अगर अल्कोहल का रिएक्शन ल्यूकास रीजन के साथ हो रहा हो, है ना, तो बहुत बढ़िया, आसानी से SN1 दे देगा वो, ठीक है। या फिर HBr HI भी ले सकते हैं। अच्छा, HBr HI के साथ इसको नहीं लेते, एनहाइड्रस ZnCl2 लेने की आवश्यकता नहीं होती, तो उसमें केवल HBr HI आपको लिखे हुए मिलेंगे। या फिर कई बार इनके सब्स्टिट्यूट ले लिए जाते हैं, वो HBr ना लिख के क्या करेगा, उसी का सॉल्ट ले लेगा, पोटेशियम सॉल्ट या सोडियम सॉल्ट, जैसे KBr ले लिया, और थोड़ा सा उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिला देगा। तो ये दोनों मिलके समझ रहे हो, यहाँ से ब्रोमाइड आयन आएंगे और यहाँ से H+ आयन, तो अल्टीमेटली ये क्या बना देंगे, HBr ही बना देंगे, ठीक है। मतलब रिएक्शन जो होगी वो HBr से ही हो रही होगी। तो अगर ये लिखा जाए या ये लिखा जाए, एक ही बात है, वो उसी का सब्स्टिट्यूट रीजेंट है। क्या HI डायरेक्ट लिख दे, बहुत सी बात है, या कई बार वो ऐसे लिख देगा KI प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, या NaI प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, समझ रहे हैं ना बात को? तो अगर ऐसा आपको लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि ये सब SN1 देने के लिए रेडी बैठे हुए हैं, बिल्कुल, है ना, सीट बेल्ट बांध के बैठे हुए हैं सब, ठीक है। तो अल्कोहल के साथ इनकी रिएक्शन कभी हो रही होगी तो SN1 के साथ, SN1 मैग्नीज से होती है। फिर अल्कोहल के लिए एक बात ये भी पता होनी चाहिए, जो अल्कोहल SN1 देते हैं
उनकी एक कंडीशन भी होती है, अल्कोहल गिव्स SN1 मैग्नीज इन डैश 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 मीडियम। बताइए कौन सा मीडियम, एसिडिक की बेसिक? एसिडिक है ना, क्योंकि ये जितने रिएक्ट कर रहे हैं ये मुन्ना भाई सारे एसिडी तो हैं, अगर ध्यान से देखो तो HCl HBr HI ये सब क्या है, एसिड है। तो एक बात तो ये समझ में आनी चाहिए, ये बोला भी जाता है कि अल्कोहल जो है वो अगर SN1 देगा तो वो एसिडिक मीडियम में देगा, बेसिक मीडियम में कभी नहीं देगा। उसका रीजन भी अभी उसकी मैकेनिज्म में आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। अच्छा, एक ये छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया जो ल्यूकास रीजेंट है उसमें इसका क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 इन ल्यूकास रीजेंट, ल्यूकास रीजेंट में ये काहे को ले रहे हैं एनहाइड्रस बिना इसके करा दे, HBr में जैसे नहीं ले रहे हम लोग, ठीक है। तो उसका रीजन देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार, रीजनिंग क्वेश्चन कई बार आपको पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो इसमें कह रहा है, देखो क्लोराइड आयन इज ए वीकर न्यूक्लियोफाइल, बोलते हैं जो क्लोराइड आयन है वो ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड के रिस्पेक्ट में कैसा है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। देन ब्रोमाइड आयन या आयोडाइड आयन से तो और ज्यादा वीक हो जाएगा क्लोराइड आयन, ठीक है। बिकॉज, अच्छा रीजन भी बोल रहा है, बिकॉज इट इज स्मॉलर एंड लेस पोलराइजेबल, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ORM 1 में, है ना, कि क्लोराइड आयन क्यों वीक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि उसके में पोलराइजेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है, उतना ज्यादा पोलराइज नहीं हो पाता है, छोटा होता है ना साइज में, ठीक है। ब्रोमाइड आयन बड़कू होता है, आयोडाइड और बड़कू होता है, तो जितना बिगर साइज होता है उतना पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है, तो इसीलिए क्लोराइड आयन क्या होते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आगे क्या बोला है उसने, लुइस एसिड सच है ZnCl2, ZnCl2 यहाँ पे बेटा लुइस एसिड है, और कह रहा है कि लुइस एसिड सच है ZnCl2 इज समटाइम्स नेसेसरी टू promote the reaction of HCl with प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। वो कह रहा है कि कई बार ये नेसेसरी हो जाता है कि SN1 रिएक्शन को प्रमोट करने के लिए HCl के साथ ZnCl2 को लेना पड़ जाता है, ठीक है। अब ये कोई मुझे थोड़ा इस बात को समझाओ कि वो कहना क्या चाह रहा है, HCl के साथ ZnCl2 को लेना क्यों जरूरी पड़ रहा है भैया? तो Zn प्लस और Cl2 माइनस Cl माइनस आयन देंगे, Zn2 प्लस और Cl माइनस आयन दे देंगे, उससे क्या होगा? तो उससे पोलराइजेबिलिटी शायद बढ़ जाए। सर वो वीकर न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 ज्यादा क्लोराइड आयन, वीकर न्यूक्लियोफाइल है तो क्या होगा, SN1 सर फेवर करेगा। SN1 फेवर करेगा, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बात तो बिल्कुल सही कि HCl में क्लोराइड आयन वीकर न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 को तो वैसे ही फेवर करेगा, तो जबरदस्ती इसको क्यों ऐड कर रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन तो ये है ना कि एनहाइड्रस ZnCl2 का रोल क्या है, मतलब इसने तो एक लाइन में लिख दी इस बात को कि इसने मतलब आंसर वैसे लिख दिया है, लेकिन आपको इसको समझना आना चाहिए, कोई रटने से कोई फायदा नहीं होगी। सर बफर बनाएगा क्या? ये लुइस एसिड की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, और लुइस एसिड ऐसा क्या करेगा कि SN1 देने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए अल्कोहल में। देखो लुइस एसिड को क्या चाहिए, देखो लुइस एसिड जो है ना बेचारे, इनका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होता है, अगर आप जिंक के बारे में अगर ध्यान से समझे तो इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है बेचारे के पास, और होने कितने चाहिए, 8, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं बेचारे का। तो जिसका, भाई देखो भाई जिसके पास जो कमी होती है वो उसी को पाने की चाहत में घूमता रहता है, ठीक है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसको बस इसके दिमाग में तो यही चल रहा है कि कहीं से मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो ये क्या करेगा, जितने भी लुइस एसिड होते हैं वो हैलोजन कैरियर होते हैं इसके लिए, क्योंकि अगर उनका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो सामने वाले के पास अगर हैलोजन है तो उनसे वो देखा नहीं जाता है, तो उनका हैलोजन वो छीन के भाग जाते हैं बिल्कुल, ये इनकी आदत होती है। ये क्या करेगा, Zn क्या करेगा, इसका क्लोराइड आयन लेके भागेगा,
अब कहोगे सर क्लोराइड आयन लेके भागेगा तो क्या उससे फायदा होगा? तो इससे फायदा होगा, मीडियम में क्या आने लगेंगे? H+ आयन आने लगेंगे। मीडियम कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। और जैसे ही एसिडिक होने लगता है ना मीडियम, तो अभी हम लोग मैग्नीज पढ़ेंगे कि अल्कोहल का OH ग्रुप प्रोटोनेट होने लगता है ना? और वो प्रोटोनेट होके गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और वो निकलना शुरू कर देता है। तो SN1 का रेट बढ़ जाता है उससे। ठीक है, तो ये बात अभी देखो मैग्नीज से भी रिलेटेड है। अभी मैग्नीज लिखता हूँ तो उसको और बेटर वे में समझ में आ जाएगा। तो लुईस एसिड क्या करता है? लुईस एसिड क्लोराइड आयन लेके अपना तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, लेकिन वो मीडियम में H+ आयन खूब सारे उसकी वजह से H+ आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि भैया उनको तो कोई लेके भागा नहीं, है ना? तो सॉल्यूशन में H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और मीडियम बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। और एसिडिक मीडियम होने की वजह से मतलब केवल HCl उतने ज्यादा H+ आयन नहीं दे रहा होगा, क्योंकि वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है। और अगर इसके Cl ले लेके कोई भागने लगेगा तो वो आयनिक कैरेक्टर उसके अंदर आने लगे, वो H+ आयन है ना, फोर्सफुली देना शुरू कर देगा, मतलब H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगेगा। तो सॉल्यूशन हमारा हाईली एसिडिक हो जाएगा, हाईली एसिडिक हो जाएगा और उससे SN1 का रेट इनहांस हो जाएगा। ठीक है, देखो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें ये अल्कोहल आपको दिखाया गया है और उसकी रिएक्शन HBr से कराई गई है और ये प्रोडक्ट बना दिया गया। ठीक है, कोई पूछ ले अगर गलती से कि बताओ इसकी मैकेनिज्म क्या है, SN1 की SN2, क्या बोलेंगे? है ना? तो कम से कम ये तो बताना आना ही चाहिए हम लोग को, ऐसा नहीं। बहुत बढ़िया। तो हम लोग सीधे क्या देखेंगे? अल्कोहल की डिग्री देखेंगे कि भैया कितने डिग्री का अल्कोहल है। तो देखा रे 2 डिग्री है, और हम लोग पढ़े थे कि 2 डिग्री और 3 डिग्री और 1 डिग्री में अगर बीटा ब्रांच है तो वो सब HX के साथ, जो भी HX के साथ अगर रिएक्ट करके एल्किल हैलाइड बना रहे होंगे तो उसकी मैकेनिज्म क्या होगी? SN1 होगी। ठीक है, अब मैकेनिज्म आ जाते हैं कि भाई इसकी मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है ना? तो देखो एक मैं मैकेनिज्म ले लेता हूँ, एक मैं सिंपल पहले एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लो कि ये कोई अल्कोहल है। ठीक है, और आपने इसमें HX डाला और प्रोडक्ट क्या बनने लगा? प्रोडक्ट तो हम लोग डायरेक्ट, देखो प्रोडक्ट कई बार हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अगर आप समझो, कोई ऐसे समझे इसको कि एक तरह से एसिड बेस रिएक्शन ही हो रही है, इसका H इसका OH निकल के वाटर निकल गया और यहाँ ब्रोमीन आ गया। ठीक है, लेकिन कई बार ये चीज बड़ी डेंजरस हो जाती है, जिसमें रीअरेंजमेंट होने लगता है ना, उसमें गलत आंसर भी मिल सकता है। लेकिन अगर रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा तो आपको आंसर सही मिल जाएगा। तो ये अगर मैं प्रोडक्ट लिखूं तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, समझिए। तो पहला स्टेप में क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रोटेनेशन ऑफ एल्कोहल। पहला स्टेप को क्या बोलते हैं? प्रोटेनेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें जो HX मॉलिक्यूल होता है ये आयनाइज होने लगता है किसमें? अपने कटायन H+ आयन और अपने एनायन X- आयन में। बोलो भाई, सब लोग सुन रहे हो कि नींद आ रही है? सुन रहा है ना? हाँ देखो भाई, यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिएगा। तो HX मॉलिक्यूल आयनाइज होगा H+ और X- में। ठीक है, और मीडियम में क्या आने लगेंगे? H+ आयन। और ये जो OH के बारे में एक बात बताई थी, ये तुम लोग को वहां भी शायद बताई थी GOC1 में, वो ORM1 में, कि OH जो होता है वो बैड लीविंग ग्रुप में आता है। ये बैड बॉय है भैया, बैड लीविंग ग्रुप है ये आसानी से निकलना नहीं चाहता है। इसका रीजन भी होता है कि इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, हाई बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा होती है, इसलिए वो आसानी से बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। तो ये इसको फिर आपको थोड़ा सा जुगत लगाना पड़ेगा, जबरदस्ती निकालना पड़ेगा इसको। अब इसको देखो, मतलब जो आसानी से नहीं निकल रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोई ट्रिक अपनानी पड़ेगी निकालने के लिए। देखो तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही मीडियम में H+ आयन आने लगते हैं
तो एल्कोहल का अच्छा कोई बताओ, एल्कोहल एलिफेटिक एल्कोहल कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं कि बेसिक होते हैं नेचर वाइज? एसिडिक। एसिडिक। ना इस चीज को कहीं जगह हो तो लिख लेना, एलिफेटिक अल्कोहल एम्फोप्रोटिक नेचर के होते हैं। वो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि मीडियम का पीएच कैसा है। अगर एसिडिक मीडियम है तो बेसिक नेचर शो करते हैं, बेसिक मीडियम में एसिडिक नेचर। लेकिन अगर एरोमेटिक अल्कोहल जैसे फिनॉल वगैरह की बात होने लगे तो एरोमेटिक अल्कोहल केवल एसिडिक नेचर शो करते हैं, है ना। एलिफेटिक अल्कोहल आर एम्फोप्रोटिक इन नेचर, एम्फीप्रोटिक मतलब कि एसिडिक बेसिक दोनों चीज को करते हैं। लेकिन एरोमेटिक अल्कोहल जैसे फिनॉल या फिनॉल के डेरिवेटिव वो केवल एसिडिक नेचर ही शो करते हैं। तो अल्कोहल ऐसा कहना सही नहीं कि हमेशा एसिडिक नेचर शो करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो मीडियम एसिडिक हो गया भैया, सॉल्यूशन में H+ आयन आने लगे, और मीडियम के पीएच का अपोजिट नेचर शो करते हैं अल्कोहल। जब मीडियम में H+ आयन आने लगे तो ये अल्कोहल कैसा नेचर शो करेगा, बेसिक नेचर शो करेगा, बिकॉज अल्कोहल आर एम्फोप्रोटिक नेचर। वो देखेगा मीडियम में H+ आयन आ रहा है, मतलब वो H+ आयन ले भी सकते हैं दे भी सकते हैं, दोनों टेंडेंसी होती है ना उनके साथ। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा, और बेस को पसंद होते हैं कौन से हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये इस पे अटैक मारना शुरू कर देगा, अल्कोहल के मॉलिक्यूल H+ आयन पे अटैक मार के यहाँ पे क्या बनाने लगेंगे, ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, तो अल्कोहल सोच रहा है कि उसने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है ना, लेकिन वो हमारे जाल में फंस गया। क्यों? क्योंकि हम लोग यही तो चाहते थे कि वो H+ आयन पे अटैक करे, वो बनाए ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन एक गुड लीविंग ग्रुप है। ये जो ऑक्सोनियम आयन है, ये जो ऑक्सोनियम आयन है, ये बहुत बढ़िया क्या होता है, ये वैसे बहुत, पहली बात तो ऑक्सोनियम आयन बहुत स्टेबल नहीं होता है, लिख लो ये अनस्टेबल टाइप का आयन है, बनते ही ये कुछ ही मतलब माइक्रोन सेकंड के अंदर ब्रेक हो जाता है, अनस्टेबल आयन है। लेकिन ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, इसीलिए वो तड़प रहा है निकलने के लिए, इसीलिए तो अनस्टेबल हो। ठीक है, तो ये ऑक्सोनियम आयन पहचान लो बेटा, ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार आपको मिलेगा मैकेनिज्म बनते हुए। कहीं भी ये बन जाए समझ जाना कि आ, ये रुकेगा नहीं, है ना। एक डायलॉग कभी था ना मूवी का, झुकेगा नहीं। तो ये इसने ये बोल रहा है मैं रुकेगा नहीं, तो ये निकलेगा भैया। ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत अनस्टेबल होता है, ये अगले ही स्टेप में बनते ही अगले स्टेप में लीव आउट कर जाता है ना। जबकि OH निकल नहीं रहा था, OH बैड लीविंग था, लेकिन ऑक्सोनियम में तब्दील होते ही वो गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और जैसे गुड लीविंग ग्रुप बना, अब हमारा क्या बन गया, ये कौन सा आयन बन गया, कार्बोकटायन। ठीक है, SN1 होती दिख रही है। SN1 में पहले स्टेप में क्या होता है, लीविंग ग्रुप निकलता है, कार्बोकटायन बनता है। ठीक है, तो SN1 में यही हो रहा है भाई, लीविंग ग्रुप। लेकिन अल्कोहल बैड लीविंग था, तो पहले बैड लीविंग ग्रुप एसिडिक मीडियम में गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हुआ, फिर वो निकल के बना रहा है कार्बोकटायन। तो ये पहला स्टेप हो गया SN1 का। अब अगले स्टेप में आप जानते हो क्या होने वाला है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा गाना गाते हुए, यहाँ अटैक मार देगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे बताओ, X-। X- है, ये है हमारा हेलोजन। और ये इसी बात का वेट कर रहा था कि एक बार बने तो कार्बोकटायन, तब अटैक मारेंगे भैया, है ना। क्योंकि ये बिल्कुल चिल कर रहा है ना, बिल्कुल कह रहा है कार्बोकटायन बन जाने दो फिर देखेंगे, इसको कोई जल्दीबाजी नहीं है ना। तो कार्बोकटायन बन गया। हाँ, अगर वो रीअरेंज कर रहा है तो वो उसको रीअरेंज करने का भी मौका देगा कि भैया तुम रीअरेंज भी हो जाओ, तुम स्टेबल हो जाओ, फिर हम अटैक करेंगे। खैर यहाँ पे तो अभी वैसे ही स्टेबल है, इसलिए रीअरेंज नहीं करेगा, लेकिन अगर कभी मौका मिलेगा तो रीअरेंज कराएगा, मतलब रीअरेंज होने के बाद अटैक करेगा। तो बस इस तरह से होती है मैकेनिज्म। ये मैंने दोनों स्टेप एक ही साथ लिख दिए। आप लोग एक काम ये करिएगा अपनी कॉपी में कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कार्बोकटायन, ये बेटा पहला स्टेप है ना। और इसको फिर से लिख के यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सेकेंड स्टेप है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हेडिंग छोटी सी डाल देना, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल।
है ना। अब नोट्स बना रहे तो अच्छे ढंग से बनाओ भाई, ठीक है। अच्छा, इसमें स्लो स्टेप कौन सा है? स्टेप 1। हाँ, स्टेप है। इसका ये वाला स्टेप तो कोई एसिड बेस रिएक्शन है, तो इसको तो एसिड बेस बोलना ज्यादा बेटर रहेगा। SN1 एग्जैक्टली यहाँ से शुरू हो रही है, SN1 यहाँ से शुरू हो रही है, ये लीविंग ग्रुप बन के निकला है, ये कार्बोकैटायन, ये वाला पहला स्टेप है इसका, और ये स्लो है, ये वाला फास्ट है, ठीक है। सर हाँ बोल बेटा। तो बेसिक होने का रीजन कैसे पता चलेगा? हाँ हाँ, कौन सा रीजन? तो बेसिक क्यों है OH? देखो ये तो आयनिक एक्विलिब्रियम में ब्रोंस्टेन लॉ की थ्योरी पढ़ाई जाती है, तो वहां पे ये बताया जाता है कि अल्कोहल को जब पानी के अंदर डालते हैं, है ना, तो दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो अपना H+ आयन दे देता है पानी में, तो RO-H+ बना देता है। अगर वो ऐसा कुछ करता है तो उस समय उसका एसिडिक नेचर डिफाइन हो रहा होता है, क्योंकि प्रोटॉन डोनर आर कॉल्ड ब्रोंस्टेन लॉरी एसिड, है ना। तो अगर वो प्रोटॉन दे रहा है तो ब्रोंस्टेन लॉरी एसिड बिहेव करेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये उल्टा प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले, ये वाटर के जो प्रोटॉन है, क्योंकि इसमें O के पास लोन पेयर भी है ना, तो ये अटैक करे और उल्टा वाटर का प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ऑक्सोनियम आयन बना दे, है ना। इस समय वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्टर आर कॉल्ड ब्रोंस्टेन लॉरी बेस, तो इस समय वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि ऐसे स्पेसीज जो प्रोटॉन ले भी सकते हैं वो दे भी सकते हैं, दोनों बिहेवियर होता है, वो एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं, और एल्कोहल उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना। लेकिन ये एलिफेटिक एल्कोहल के लिए ही बोला जाता है, ठीक है। एरोमेटिक एल्कोहल बेटा प्रोटॉन देते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। क्लियर होगी बात? यस सर। तो ये बहुत बेसिक बेसिक बातें बस आपको पता होनी चाहिए, एक बार उसको समझ लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जैसे क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तो इसमें पहला क्वेश्चन रिएक्शन है, राइट द मेजर प्रोडक्ट इन ईच ऑफ फॉलोइंग, आपको इन रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो देखो जैसे पहली रिएक्शन है, इसमें आपको एक एल्कोहल दिया है और रिएक्शन HCl से करा रहा है, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि भैया ये SN1 होने वाली है ना, क्योंकि ये अल्कोहल डिग्री वाइज कितना है, 2 डिग्री है, और ये हमारा HX मॉलिक्यूल है, HX के साथ 2 डिग्री अल्कोहल SN1 रिएक्शन से बनाते हैं प्रोडक्ट। तो ये आपको रिएक्टेंट का चेहरा देख के ही डिसाइड करना पड़ेगा कि SN1 होगी या SN2। अभी तो फिर हम लोग SN1 ही पढ़ रहे हैं, आगे फिर SN2 भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे तो बेटा SN1 ही होने वाली है। तो बताओ बेटा क्या होगी SN1 में, कैसे बनेगा प्रोडक्ट? सर CH3CH3Cl NH। हाँ बिल्कुल सही। इसमें पहले ऑक्सोनियम आयन बनेगा, है ना, फिर वो निकलेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, और वहीं पे Cl- अटैक कर देगा, ठीक है। तो अब देखो जब आपको एक मैकेनिज्म पता हो जाती है ना, तो फिर आप लोग ऐसे ओरली भी करना शुरू कर दोगे, कि पूरी मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं, बस मन ही मन सोचा कि हाँ यार ये इसमें अटैक किया, ऑक्सोनियम आयन बना, अनस्टेबल हो गया ये, फिर निकला कार्बोकेटायन बना, कार्बोकेटायन खूब बढ़िया स्टेबल बन रहा है, तो यहीं पे Cl- ने अटैक कर दिया। तो आपको ऐसा नहीं कि पूरी मैकेनिज्म लिखनी भी पड़े, आप थोड़ा सा बस उसको मन में ही इतना समझ के लिख सकते हो प्रोडक्ट। बोलो भाई, इसमें किसी को ये चीज थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएगी आपको, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप बस देखते चले जाओ, है ना। समझ में आ रहा है बेटा ये कैसे बनाया मैंने, यस। है ना। उसमें मैकेनिज्म से सोचना है कि भैया ये OH है, ये इसका H+ आयन से प्रोटोनेट होगा, ऑक्सोनियम आयन बनाएगा, ऑक्सोनियम बनते ही लीव आउट करेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले में बताओ क्या होगा। सर रीअरेंजमेंट होगा। सेकंड नंबर वाले इसमें भैया समझ के चलना पड़ेगा, इसमें रीअरेंजमेंट होने के पूर्ण चांस दिख रहे हैं, है ना।
इसमें रीअरेंजमेंट होना देता है। देखो पहली बात तो ये रीजन भी पहचानो आप लोग, KBr प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये फाइनली आपस में पहले रिएक्ट करके HBr देंगे, है ना, HBr। और HBr कैसे आयनाइज होगा, H प्लस आयन Br माइनस आयन। और ये H प्लस आयन से कौन प्रोटोनेट होने लगेंगे, एल्कोहल। एल्कोहल जैसे ही मीडियम एसिडिक होगा तो एसिडिक मीडियम में एल्कोहल बेस की तरह बिहेव करेंगे, है ना, और बेस को पसंद है एसिडिक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो ये प्रोटोनेशन हो जाएगा, प्रोटोनेशन होते ही वहां पे बन जाएगा कार्बोकटायन। प्रोटोनेशन होते ही पहले ऑक्सोनियम आयन बनेगा, लेकिन ऑक्सोनियम आयन गुड लीविंग ग्रुप है, तो ये लीव आउट करके क्या बना देगा, कार्बोकटायन। ये यहाँ से निकलेगा और यहीं पे कार्बोकटायन बन जाएगा। अब ये देखना पड़ेगा कि कहीं ये कार्बोटाइन रीअरेंज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम्पल में, ज्यादातर आजकल मेंस के पेपर में भी वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसमें वो कार्बोकटाइन को रीअरेंज करा देते हैं, है ना। मतलब ये मेंस के क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसमें बड़ी बिना मैग्नीज के तो मेंस के क्वेश्चन भी कर पाना आजकल मुश्किल है, जिस तरह के पेपर वो बना रहे हैं। ऑर्गेनिक ठीक पूछ रहे हैं मेंस के पेपर में, ठीक है। और अब ये कार्बोटायन रीअरेंज करेगा, अब इसमें पॉसिबिलिटी है कि इसी कार्बन पे जाना चाहेगा, क्योंकि ये 3 डिग्री है और इसमें 2 मिथिल है, 1 हाइड्रोजन है, तो किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ही माइग्रेट करेगा, तो H शिफ्ट, इसको H हाइड्राइड शिफ्ट भी बोलते हैं इसी को, H माइनस शिफ्ट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH3 प्लस CH2 CH3। और अब इस पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल है, Br माइनस। यार माइनस। Br माइनस भी न्यूक्लियोफाइल है। अभी तक वो वेट कर रहा था, लेकिन जब वो अटैक करेगा तो बहुत तेजी से अटैक करेगा। अभी तक वो वेट कर रहा था कि बन जाने दो कार्बोटाइन, फिर उसको स्टेबल हो जाने दो, लेकिन देखा कि अरे स्टेबल भी हो गया, बन भी गया, तो ये स्टेप फास्ट होता है सबसे। तो यहाँ पे आके ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा। ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर इस प्रश्न में पूछा जाए बताइए मेजर प्रोडक्ट क्या है, तो ये लास्ट वाला है। एक इसमें माइनर प्रोडक्ट भी बन रहा होगा, कोई बता सकते हो माइनर प्रोडक्ट कौन सा बन रहा होगा। वो ज्यादा नहीं, 4-5%, 6%, मतलब 10% से कम ही बनता है। सब बिना बिना रीअरेंज रीअरेंज हुए। हाँ, बिना रीअरेंजमेंट, बिल्कुल सही। तो इसमें एक ये पॉसिबिलिटी कि अगर ब्रोमाइड आयन, कुछ ब्रोमाइड आयन, वही देखो, न्यूक्लियोफाइल तो जानते हो गाना गाते हुए घूम रहे हैं, है ना, कुछ न्यूक्लियोफाइल तो टकरा जाएंगे यहीं पे, है ना। तो ये कुछ तो प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन उनकी यील्ड बहुत कम होती है, मतलब वो 10% भी नहीं होते पूरी तरह से। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में यही पूछने ही लगे, देखो आजकल पेपर बनाने वाले भी इस तरह से पूछने, मेजर प्रोडक्ट तो सबको ही पूछता है, वो अगर पूछने लगे बताओ व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइनर प्रोडक्ट, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि भाई माइनर क्या बनेगा, है ना। तो वो जब रीअरेंजमेंट अगर हो ना, मतलब जिस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट हो रहा हो, तो उसमें बिना रीअरेंजमेंट वाले कार्बोटाइन पे प्रोडक्ट जो बनते हैं वो माइनर बनते हैं, ठीक है। ये वाला भी बता दो बेटा, एल्कोहल, साइक्लिक सर एल्कोहल है, हाइड्राइड हाइड्राइड शिफ्ट होगा ना। हम्म, बिल्कुल सही, हाइड्राइड शिफ्ट होने की पूरे पूरे चांस दिख रहे हैं यहाँ पे। हाइड्राइड शिफ्ट होके रहेगा इसमें तो। 1 क्लोराइड साइक्लोइड। हाँ, क्या IUPAC ने बताया, यस। है ना। देखो इसमें पहले तो अल्कोहल प्रोटोनेट करा दिया होगा आपने, तो ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा यहाँ पे। रीअरेंजमेंट के बाद ऊपर वाला फर्स्ट आ जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो यहाँ पे ऑक्सोनियम आयन बनेगा और फिर वो लीव आउट कर जाएगा, ठीक है। मैं पूरी बेकायदा मैकेनिज्म ही लिख रहा हूँ, जिससे आपको मैकेनिज्म याद हो जाएगी, बार बार लिखूंगा तो याद हो जाएगी आपको, ठीक है। फिर ये वाटर मॉलिक्यूल, ये ऑक्सोनियम आयन लीविंग ग्रुप है, ये निकलेगा,
फिर आपका कार्बोकैटायन बनेगा। अब यहाँ पे बस देख लेना ये कहीं कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि सारा खेल वहीं पे हो जाता है बेटा। अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है, देखो तो ये बन रहा है। तो यहाँ पे देखो ये कार्बोकैटायन इस समय 2 डिग्री है ना, पड़ोस वाला कार्बन 3 डिग्री है, तो ऑब्वियस है कि रीअरेंजमेंट होना तय है। ठीक है। अब 3 डिग्री कार्बन पे एक तो मेथिल लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन, किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है? हाइड्रोजन का है ना, तो हाइड्राइड शिफ्ट ही हो करना बेटर बेटर रहेगा, है ना। तो ये मेथिल H घूम जाएगा यहाँ पे और कार्बोकैटायन आ जाएगा इसी कार्बन पे। तो ये बन गया भैया। ठीक है। सर अगर नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स पूछा जाता है तो फिर मेजर माइनर दोनों को मिला के बताएंगे। हाँ हाँ, अगर नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट पूछेगा, हाँ इस वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी अच्छा बन सकता है ना। उसमें हाँ मेजर माइनर दोनों बेटा मिला के बताना पड़ता है, दोनों को कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, बाद में ये अटैक कर देगा Cl। तो आप समझी गए होगे क्या बन रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये बन गया बेटा आपका प्रोडक्ट। जिस कार्बन पे कार्बोकैटायन था वही क्या हो रहा है, वहीं पे अटैक कर रहा है Cl, यहीं पे Cl है। ठीक है। यस सर। हाँ लेकिन इसमें एक ये वाला तो मेजर हो गया, एक इसमें माइनर भी बनेगा। माइनर प्रोडक्ट चाहो तो इधर कोने में बना देते हैं, चलो। यहीं पे अगर Cl माइनस अटैक कर देता तो यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट बन जाता। ठीक है, तो ये आपका माइनर प्रोडक्ट हो जाता है। तो जो पूछा जाए भाई पेपर में हम लोग बता सकते हैं, मेजर पूछा जाए तो ये हो गया, माइनर पूछा जाए तो ये हो गया। एक ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, ये भी कर ही सर डालो 4। आप लोग। सर 4 होगा। सर 4। इसमें कितने 4 प्रोडक्ट हैं? यस सर। नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट। सर कायरल बन रहा है वो, तो उसमें 2 पॉसिबल हो जाएंगे। हाँ हाँ, इसमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसको उसको 2 गिनने पड़ेंगे हम लोग को, है ना। तो इसमें सर आपका 2 क्या, रीअरेंजमेंट के बिना और 2 रीअरेंजमेंट के बाद। हाँ 2 रीअरेंजमेंट के बिना बनेंगे और 2 रीअरेंजमेंट होने के बाद बनेंगे। देखो है ना, सही है, तो बिल्कुल सही है। इसमें पहले कार्बोकैटायन तो ये बनेगा, और अगर इसी पे I माइनस अटैक कर दे तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा PH CH CS CH I, यहाँ CH2 होगा, हाँ, और CH। आल्दो ये माइनर प्रोडक्ट है, लेकिन अगर वो नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो उसमें माइनर मेजर नहीं देखा जाता, उसमें सारे काउंट किया जाते हैं, है ना। तो इसमें फिर ये भी एक चीज देखनी होगी, ये कार्बन जिसपे आयोडीन आके जुड़ा है वो काइरल कार्बन है, तो इसका एक डेस्ट्रो फॉर्म बन रहा होगा, ये R फॉर्म बन रहा होगा, एक इसका S बन रहा होगा। तो इससे मुझे 2 प्रोडक्ट काउंट करने पड़ेंगे, है ना। फिर इसमें रीअरेंजमेंट भी होता हुआ दिखाई दे रहा है हम लोग को साफ साफ, है ना, कि यहाँ पे वो हाइड्रोजन है, अगर वो शिफ्ट हो जाए तो ये फिर आपका जो बनेगा ये बेंजेलिक टाइप का बन जाएगा। बेंजेलिक कार्बोकैटायन तो पहले वाले से बहुत ज्यादा स्टेबल है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर I माइनस अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे भी देखो काइरल कार्बन डेवलप हो रहा है, और काइरल कार्बन डेवलप हो रहा है तो यहाँ पे भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक बनेगा डेस्ट्रो, क्योंकि कार्बोकैटायन हमेशा प्लेनर शेप का होता है, जरूर ध्यान रखिएगा। प्लेनर शेप पे फ्रंट साइड से अटैक भी हो सकता है 50%, रियर साइड से भी अटैक हो सकता है।
तो बेटा इस काइरल कार्बन के अबाउट डेस्ट्रो फॉर्म भी बनेगी या आर फॉर्म या एस फॉर्म, कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो लेकिन होंगे ये मेजर, है ना। तो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कितने बने? टोटल 4 पॉसिबल प्रोडक्ट विल फॉर्म, ठीक है। टोटल कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? 4 प्रोडक्ट, है ना। 2 मेजर वाले और 2 माइनर वाले, टोटल बन गए 4। तो कई बार वैसे वो काउंटिंग भी कराएगा कि आपसे प्रोडक्ट ना पूछ करके वो नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट पूछेगा। इस तरह के क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू में पूछ रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल फंडा क्लियर होना चाहिए। बोलो भाई, समझ में आ रहा है सभी को? यस। ठीक है। तो ये हम लोगों ने SN1 पूरा कंप्लीट कर लिया, मतलब SN1 की जितने भी टाइप के वेरिएशन है वो भी पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। SN1 एल्किल हैलाइड में पढ़ लिया, एलाइलिक SN1 क्या होती है वो भी पढ़ लिया, SN1 एल्कोहल में कैसे होती है वो भी पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके बाद आता है SN2, बट SN2 के लिए टाइम आज नहीं है, तो फिर अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे फिर SN2, ठीक है। तब तक अगर आप लोग सीट में थोड़ा थोड़ा करते रहिएगा। नेक्स्ट क्लास अब देखो टाइम टेबल में देखना पड़ेगा, अगर सैटरडे मैनेज हो जाएगी तो सैटरडे रखेंगे, नहीं तो संडे मॉर्निंग में रख लेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास या तो सैटरडे इवनिंग में या फिर संडे, ठीक है। और हाँ, डाउट था होमवर्क बताए तो, हाँ बताओ बेटा, डाउट बताओ। सर, जो रेट ऑफ SN1 है वो सिर्फ अल्काइल हाइड्राइड के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। हाँ, अगर कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो SN1 में तो एल्किल हैलाइड, लेकिन अगर एल्कोहल की SN1 हो रही है तो एल्कोहल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ओके है सर। ना। अगर कंसन इसमें आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे मान लो कि कोई भी पकड़ लो, मान लो कि जैसे यही अल्कोहल है ना, और ये SN1 से बना रहा है, तो अगर आपसे पूछे कि इस अल्कोहल का कंसंट्रेशन आप डबल कर दें, कंसंट्रेशन क्या कर दें, डबल, तो रेट कितने टाइम्स हो जाएगा? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स हो 2 जाएगा, टाइम्स। है ना, क्योंकि इस रिएक्शन का जो रेट होगा SN1 रिएक्शन में केवल अल्कोहल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, और अगर कंसंट्रेशन आप डबल करेंगे तो रेट डबल हो जाएगा, ट्रिपल करेंगे तो ट्रिपल, जितने टाइम्स करेंगे उतने टाइम हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे। लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कंफ्यूज करेगा, वो कहेगा कि अल्कोहल का कंसंट्रेशन भी डबल कर रहे हैं और HI का भी कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं, दोनों का डबल कर रहे हैं, और रेट कितने टाइम्स होगा? तो हम लोग बोलेंगे कि डबल ही होगा, क्योंकि डबल। है ना, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे SN1 में डिपेंड नहीं नहीं करता। डिपेंड करता। हाँ, SN2 पढ़ेंगे तो वहां पे दोनों पे डिपेंड करेगा, है ना, लेकिन SN1 में तो केवल एल्किल हैलाइड या एल्कोहल के ही कंसंट्रेशन होता है। ये आप कर लीजिएगा सीट में, ORM की सीट में सेक्शन ए के क्वेश्चन कर लीजिएगा, XY1 में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ये सेक्शन ए के क्वेश्चन जितने भी है ना वो सब SN1 पे ही बेस्ड है सारे। तो SN1 आप लोग पढ़ भी चुके हो तो SN1 वाले लगा लीजिएगा, ठीक है। इतना आप कर लीजिएगा, चलिए। सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी स्टार्ट करें या इसके बाद करें? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या कह रहे हो, स्टार्ट करें? मतलब अभी ऊपर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो लगाना शुरू कर दीजिए, आप लोग स्टार्ट कर दीजिए।